नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशनल जीके जीएस प्लेटफॉर्म कृष्णा नवोदय स्टडी पर। तो दोस्तों, आज के ये 30 क्वेश्चन जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं बायोलॉजी में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन सी, यकृत या लीवर। कहीं कहीं पर लीवर लिखा हो तो कोई बात नहीं, यकृत या लीवर एक ही बात है। तो ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। इस और अगर हम बात करें यहाँ पर थायराइड की, तो थायराइड जो है वो आपको एडम्स एप्पल के नीचे पाई जाती है, यानी कि ये गर्दन में पाई जाती है। मेनली आपकी ये गर्दन में होती है। और अगर इसकी परफेक्ट पोजीशन की पता करें तो एडम्स एप्पल के नीचे और श्वसन नली के बिल्कुल सामने ये थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि थायराइड की जो ग्लैंड है इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों, इसकी जो में इसमें जब गड़बड़ी हो जाती है तो इसके द्वारा में ग्वाइटर नामक डिजीज़ होती है। कौन सी होती है? ग्वाइटर। यानी ग्वाइटर क्या होता है, ग्वाइटर के सिम्टम क्या है? तो उसमें होता है कि आपकी गर्दन फूल जाती है, कुबर सा जिसके निकल आता है, वो होता है ग्वाइटर डिजीज़ हो जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है। तो दोस्तों, शरीर का तापमान जो है मानव शरीर के दिमाग में मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस की जगह होती है। वहाँ पर हाइपोथैलेमस में मानव शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपका मस्तिष्क में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। यानी कि जो अमीबा है वो भोजन अपने किस अंग के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। हम लोग मेनली हाथ पैर या मतलब हाथ और मुंह के द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, लेकिन जो अमीबा होता है दोस्तों, अमीबा तो वो भोजन का अंतर्ग्रहण पैरों के द्वारा करता है। वो भी कैसे पैर? झूठे पैर, फाल्स पैर होते हैं उसके, झूठे पैर, जिसको कहते हैं कूटपाद। कूटपाद के द्वारा वो भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, जिसको इंग्लिश में सीडोपोडिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। यानी कि जो हमारी लार है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों, लार में हमारा टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है पाया जाता है, जिसका दूसरा नाम एमिलेज भी है। अगर कहीं एमिलेज लिखा हो तो वो भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एमिलेज। तो दोस्तों, हमारे यहाँ हमारे लार में एमिलेज या टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो पाया जाता है। अगर हम बात करें पेप्सिन की, तो जो पेप्सिन नामक जो एंजाइम है वो हमारी अमाशय में या स्टमक में, कहाँ? अमाशय में पाया जाता है, जिसका मुख्य काम होता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए समझ गए ना, ये पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? ये अमाशय में। और ये टाइलिन, ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी सही है कि जो लार में हमारा एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो दोस्तों, ऊर्जा को उत्पादन के लिए यानी एनर्जी जो है, एनर्जी सीक्रेशन के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस जब करते हैं हमारी सेल या कोशिका, तो उसके लिए मेनली किसका उपयोग करती है? ऑप्शन है अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा या सुक्रोज। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ग्लूकोज। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकोज का उपयोग करती हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का प्रमुख रूप कौन सा है। तो इसका तो दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। यानी कि जो पौधे होते हैं वो किस फॉर्म में, किस रूप में भोजन का स्थानांतरण करते हैं। तो दोस्तों, सुक्रोज के फॉर्म में पौधे भोजन का स्थानांतरण करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों चैनल अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं नहीं कहूँगा करिए, पर आपको अगर अच्छा लग रहा है, नॉलेज इंक्रीज हो रही है, आनंद आ रहा है, तो पक्का करिए, ज़रूर करिए। लेकिन वीडियो अंत तक देखिए, उसके बाद आपको जो मन आए सो करिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
7वां क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका रक्तचाप होता है 120 और ये 80, यानी आपका इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमेशा याद रखिए 120 और 80 ये एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, रक्तचाप मतलब होता है ब्लड प्रेशर। ये दोस्तों जी हाँ, ये होता है रक्तचाप, ये 120 और 80। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। तो दोस्तों रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित होती है, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। कौन सा? इंसुलिन। और इंसुलिन पेनक्रियास से रिलीज होता है और यहीं से आपकी कौन सी एक बीमारी होती है, वो बीमारी होती है मधुमेह। कौन सी बीमारी दोस्तों? मधुमेह या डायबिटीज होती है। तो जब इंसुलिन की गड़ या ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है या कम, यानी कि डिसबैलेंस हो जाता है, तो मधुमेह नामक या डायबिटीज नामक बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो दोस्तों वायुमंडल में सामान्यतः CO2 0.03% पाया जाता है। हालांकि ये कभी कभी बढ़कर 0.04% तक हो जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहती है, लेकिन इस सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो है 0.03%। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कि मनुष्य में श्वसन अंग क्या है, यानी कि मुख्य जो श्वसन अंग है वो मनुष्य में क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फेफड़ा। ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसमें नाक भी दिया गया है, तो आप इसमें बच्चे घूम जाते हैं, यानी कि कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन में पड़ने की कोई बात नहीं है। सीधे से हमको सीधा टिक मार के आना है, क्या फेफड़ा है कि मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। पहले तो ये समझ लेते हैं उच्च रक्तचाप क्या है, यानी कि उच्च रक्तचाप है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, बहुत तेजी से जो ब्लड प्रेशर है, तो उस अवस्था को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और जब निम्न रक्तचाप होता है, रक्तचाप उच्च नहीं बल्कि निम्न यानी कि धीमा होता है, तो उसको कहते हैं हाइपोटेंशन। यानी हाइपोटेंशन में निम्न रक्तचाप होता है। ठीक है, दो दो प्रश्न, दो उत्तर हमने तैयार कर लिए, 2 प्रश्न। ठीक दोस्तों, चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं? तो पौधे में आवश्यकता से अधिक जो हो जाता है जल, उसको पौधे ही निकालते हैं और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया से ही वे स्वयं अपना जल बाहर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। अच्छा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? कौन सी वो चीज़ होती है जिससे पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है? जड़ नहीं, रंध्र और टहनी तना। तो दोस्तों रंध्र जो होते हैं, तो जिन रंध्रों के कारण पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। रंध्रों को हम स्टोमेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है दोस्तों, ये रंध्रों के द्वारा ही पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हार्मोन नामक जो शब्द है इसका नामकरण किसने किया? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? तो दोस्तों हार्मोन जो नामक शब्द है इसका नामकरण किया था बेलिस और स्टॉर्लिंग नामक व्यक्तियों ने। कौन थे ये? बेलिस और स्टॉर्लिंग, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब इसी के साथ साथ थोड़ा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है रॉबर्ट। तो रॉबर्ट ने क्या किया था? ये है रॉबर्ट हुक जी। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सेल डिस्कवरी की थी। सेल यानी कि जो कोशिका है, कोशिका की इन्होंने खोज की थी। तो ये सेल डिस्कवरी इन्होंने कब की थी? 1665 में। कब की थी दोस्तों? 1665 में, 1665 में। यहाँ से हमारे इसी में 3 क्वेश्चन हो रहे हैं कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? सेल की। और कब की थी? 1665 में। और हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? वो किया था दोस्तों बेलिस और स्टॉर्लिंग ने। चलिए अरस्तु को भी जान लेते हैं। अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ
बायोलॉजी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? तो वो है अरस्तु। सीधा टिक मार के आइए, अरस्तु जी फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो जो बॉटनी नामक जो शब्द है, जिसको हम बायोलॉजी में यूज करते हैं, बॉटनी और जूलॉजी दो शाखाएं होती हैं, तो ये बॉटनी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है दोस्तों? ग्रीक भाषा से हुई है। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो दोस्तों अभी हम जीवाणु की खोज जो सर्वप्रथम की थी वो थी एवी ल्यूवेनहॉक। किसने की थी? एवी ल्यूवेनहॉक। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। इनका पूरा नाम था एवी ल्यूवेनहॉक। और दोस्तों जीवाणु क्या है, अब अगर आप कन्फ्यूजन में है तो जीवाणु ही यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया जीवाणु एक ही बात है। इंग्लिश में बैक्टीरिया है और हिंदी में जीवाणु कहते हैं। और उसकी खोज एवी ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी ये हम और याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं। इन्होंने की थी 1676 में, 1976 में जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? किस चीज़ के द्वारा क्या होता है कि दूध खट्टा हो जाता है? दूध आपका दूध से दही में परिवर्तित हो जाता है। जो आप मठा खाते हैं, दही खाते हैं, वो क्यों, किस चीज़ के द्वारा होता है? ये जो आप घी खाते हैं वो मठे से निकलता है। यानी कि किसकी देन है? जो आप दही, मक्खन और घी वगैरह खा लेते हैं तो वो देन है, अगर मैं कहूँ तो वो देन है दोस्तों बैक्टीरिया की। किसकी है? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की देन है। ये किस जीवाणु, अगर ये क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि किस जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा होता है या दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, तो उस जीवाणु या बैक्टीरिया का नाम दोस्तों है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छा नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? अरे भाई, क्लोरोफिल किसमें नहीं पाया जाता? ये कैसा क्वेश्चन है? चलिए इसको भी करते हैं, अगर आया है क्वेश्चन। तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है दोस्तों कवक में। कवक यानी कि फंगी, सुना है ना नाम? फंगी या फंगस एक ही बात है। तो ये जो फंगी या फंगस या कवक होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यानी कि इसमें नो फ्लावर, कोई भी फ्लावर नहीं होता है, कोई भी लीफ नहीं होती है, यानी कि पत्ती भी नहीं होती है इसमें। ना तो फूल होता है ना ही दोस्तों पत्ती होती है। ऐसा कोई एग्जाम्पल और कवक होता है। क्या एग्जाम्पल क्या है? मशरूम। क्या है दोस्तों? मशरूम। अच्छी तरह से जानते हैं आप, परिचय हैं इससे, पर ध्यान नहीं दिया है। ये मशरूम होता है, ये ही एक कवक है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है काला आजार रोग कैसे फैलता है? ये भाई क्या है? ये तो नया वर्ड लग रहा है, काला आजार। आजार तो सुना था बुखार, एक काला आजार क्या है? देखिए काला आजार जो है इसको, इसका मतलब है ब्लैक फीवर। क्या है? ब्लैक फीवर। तो जो काला आजार नामक रोग है या जो बीमारी है, जो फीवर है, ये कैसे फैलता है, किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों ये फैलता है, इसका पहली बात तो इस लिस्मेनिया के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लिस्मेनिया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लिस्मेनिया। और इसका पूरा नाम होता है लिस्मेनिया डोनोवानी। क्या होता है? लिस्मेनिया डोनोवानी। आप लिस्मेनिया ही याद रखिए, इतना ही पेपर में आएगा और यही करके आइए, पक्का 100% सही आपका सिलेक्शन होगा। लिस्मेनिया डोनोवानी भैया जी। तो चलिए, ये होता है आपका परजीवी। क्या होता है ये? परजीवी, यानी कि दूसरों के ऊपर रहकर जीवन गुजारता है। परजीवी रहता है तो फिर किसके ऊपर अपना जीवन व्यतीत करता है, मतलब किसके साथ रहता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है जो लिस्मेनिया डोनोवानी नामक परजीवी है, ये पाया जाता है आपका बालू मक्खी में। किसमें? बालू मक्खी है। कैसे कैसे नए नए वर्ड मिल रहे हैं, बालू मक्खी, कहीं काला आजार। देखिए काला आजार तो पता चल गया, अब बालू मक्खी क्या है? बालू मक्खी भी एक मक्खी की प्रजाति है जिसको हम बालू मक्खी कहते हैं या सैंड फ्लाई कह लेते हैं। तो इसके अंदर जब ये हमको बाइट करती है, यानी कि जो बालू मक्खी, ये देखिए ये उड़ के आई बालू मक्खी, ये आई उड़ के, और इसने क्या किया? हमें काट लिया, डंक अपने मार दिए। जब ये काट लेती है
तो ये जो लिस्मेनिया भैया जी हैं जो, तो ये तुरंत सीक्रेट होकर जाते हैं और बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फंस काला आजार नामक रोग फैल जाता है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? पक्का समझ में आना चाहिए। ठोक दीजिए लाइक, अगर अच्छा लग रहा है तो समझ में आया ठोकिए, मज़ा आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्यक्ति के सामान्य मस्तिष्क का भार होता है। तो व्यक्ति का जो सामान्य मस्तिष्क है मतलब उसका भार क्या है? तो उसका भार ऑप्शन दिए गए हैं 1.5 kg, 3.5 kg, 4.0 kg, 4.5 kg। अरे भैया इतना अगर वजन करोगी तो ये छोटा बच्चा जो जन्म लेगा उसका क्या होगा बताइए? वो तो 3 किलो 4 किलो का होता है, तो क्या पूरा ब्रेन ही आता है जन्म लेने? नहीं भैया, ये तो नहीं हो सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा? 1.5 kg। दोस्तों कौन सा सही है? 1.5 kg। ये एक्यूरेट नहीं है कि 1.5 kg ही हो, ये मेनली आपने 1400 ग्राम 400 ग्राम पुरुष। तो दोस्तों कहा जाता है ना कि पुरुषों के पास ज़्यादा दिमाग होता है, तो वो शायद इसलिए कहा जाता होगा, मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, वो शायद इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि जो मानव का जो मादा में जो ब्रेन होता है वो होता है दोस्तों 1336 ग्राम का। कितना होता है? 1336 ग्राम का। परंतु जो महिलाएं होती हैं उनका वजन कितना होता है दिमाग का? उनका वजन होता है 1198 ग्राम का। ठीक है दोस्तों, तो समझ रहे हैं ना, ये होता है पुरुषों का, ये होता है मादा का। समझ गए? 1198 ग्राम और 1336 ग्राम। और अगर परीक्षा में आ रहा है तो आपको 1.5 kg ठोक के आना है। ऑप्शन में अगर 1.4 kg भी दे रहे हैं तो वो करके आना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि ग्रंथि है जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है। कौन सी ग्रंथि है जिसमें कि वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ का जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि में होता है? तो दोस्तों ये होता है आपकी प्यूटिट्री ग्लैंड में। किस में? प्यूटिट्री ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि में। किस में होता है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि में। ये आपकी पाई जाती है मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मस्तिष्क में पाई जाती है प्यूटिट्री ग्लैंड। और यही इसी ग्लैंड को एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या। अरे भैया ये कौन सी क्लास शुरू कर दी जो यहाँ पर क्लासेस चलने लगी? देखिए ये क्लासेज नहीं है, ये जो ह्यूमन हार्ट है उसके पार्ट की बात हो रही है। उसमें कितने कक्ष हैं, कितने चैम्बर हैं, मतलब चैम्बर की बात हो रही है। कितने चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में? तो दोस्तों ह्यूमन हार्ट में यानी मानवीय जो हृदय है उसमें चार चार पाए जाते हैं। क्या चार पाए जाते हैं? चार कक्ष होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? चार कक्ष होते हैं ह्यूमन हृदय में। तो कैसे, कौन कौन से चार कक्ष होते हैं और कैसे हम याद करें कि ये चार ही होते हैं? तो दोस्तों ससुरा आजकल देखा ना, ये दिल बना लेगा, ये अरे ये बनाएगा, ये भैया दिल नहीं होता है। दिल ये नहीं होता, मैं दिखा रहा हूँ, ये होता है दिल। देख लीजिए इसमें क्या है कि ये मान लीजिए ये है, तो ये वाला जो है इसको कहते हैं लेफ्ट। और इस ये भी साइड आपकी लेफ्ट हो गई, ये साइड राइट वाली साइड हो गई, और ये भी साइड राइट वाली हो गई। ठीक है, तो इसको ऊपरी जो ऊपर होता है उसको अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अलिंद। यानी कि जो है ये हो गया ऊपरी अलिंद, लेफ्ट अलिंद ऊपरी वाला। ठीक है, और ये नीचे हो गया निलय। नीचे क्या हो गए? निलय। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये याद करें कि कौन सा अलिंद है कौन सा निलय। ये भी अलिंद हो जाएगा, ये भी, ये निलय हो जाएगा। देखिए कैसे याद करना है। ये मान लीजिए ये दिल के चार चैम्बर हो गए। ठीक है, ये दिल के चार चैम्बर हट के हो गए। तो ये वाला जो पार्ट है, आ से अलिंद हो गया और नी से निलय हो गया। आ से मतलब आ पहले आता है, तो पहले कौन आएगा? पहले कौन आएगा दोस्तों? तो पहले आएगा अलिंद, यानी ऊपर रहेगा अलिंद। यहाँ भी आपका अलिंद आ गया और यहाँ भी अलिंद आ गया। क्या आ गया दोस्तों? अलिंद। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका निलय। निलय मतलब नीचे, नीचे मतलब नीचे, तो नीचे क्या आएगा? निलय। ठीक है दोस्तों, याद हो गया निलय, निलय और अलिंद। ये हो गया आपका बायां अलिंद, बायां या लेफ्ट कह लीजिए। ठीक है दोस्तों, और ये भी बायां हो जाएगा, ये हो जाएगा दायां या राइट। इंग्लिश के लिए हम आपको बता दें, इंग्लिश के लिए ये हो जाएगा आपका वेंट्रिकल और एट्रियम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 कहता क्या है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है। अरे भैया, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग हड्डियां होंगी, क्यों नहीं होंगी, ये बताइए हड्डियां क्यों नहीं होंगी। देखते हैं हड्डियां हैं क्या है। मेरा मन तो हड्डियां कह रहा है, लेकिन यहाँ जो पेपर कह रहा है वो तो ये कह रहा है कि ये तो भाई इनेमल हो गया, दांत का इनेमल। ये दांत, ये देखिए दांत का इनेमल क्या होता है। दांत का इनेमल होता है दांत का ऊपरी परत, ये जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। कट हड्डियां सिर्फ कहने को हैं, लेकिन ये सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, इनेमल। इसलिए आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दांत का इनेमल। ना तो ये हड्डियां, ना पेशियां, ना इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हमारा ए सही हो जाएगा, दांत का इनेमल। ठीक है दोस्तों, सबसे कठोर भाग है दांत का इनेमल। बचा के रखिएगा अपने दांत को, और अपने दांत से आप भी बच के रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, जब तक हमारा दिल धड़के, कितनी बार धड़क रहा है उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको लाइक करना है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। मुझे भरोसा है कि आपने कर दिया होगा। चलिए, मेरा दिल धड़कने लगा है। क्वेश्चन क्या, मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो भाई मेरा तो 72 से 75 बार धड़क गया। आप बताइए, गिनिए अभी गिनिए, जाकर कमेंट बॉक्स में गिन के बताइए। तो बता दिया ना। चलिए, इसका सही उत्तर है 72 से 75 बार धड़कता है। बताया ना कमेंट बॉक्स में आपने। थैंक यू वेरी मच। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 है, 26, कि बीसीजी का टीका दिया जाता है। दोस्तों ये बीसीजी क्या होता है, बीसीजी का टीका क्या होता है, और ये किस चीज़ में दिया जाता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है कि बैकिलस कैलीमाइट जियोरिन। क्या होता है दोस्तों, बैकिलस कैलीमाइट जियोरिन। ये किस में दिया जाता है, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। ये दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस में। ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी में ये क्या, बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका यानी कि बैकिलस, ये हो गया आपका बैकिलस, और कैलीमेट है दोस्तों। ठीक है, ये रहा आपका कैलीमेट और जियोरिन। ज्योरिन, तो ये बैकिलस कैलीमेट ज्यूरिन, जो इसका फुल फॉर्म हो गया बैकिलस कैलीमेट ज्यूरिन। अगर फुल फॉर्म आ रहा है तो आप कर दीजिए पूर्ण रूप, निश्चिंत करिए, बैकिलस कैलीमस ज्यूरिन। और इसको दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के बचाव के लिए। अब भाई यहाँ भी ट्यूबरक्लोसिस भी हो गया। अच्छा, आपने सुना है ना ये ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, मैं बताता हूँ। आपने सुना है कि कहते हैं टीबी नामक रोग है, या कहते हैं ना उसको टीबी है भैया, उससे बच के रहना, उसको टीबी हो गई। तो यही वो टीबी है, इसी टीबी को कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। तो समझ गया ना, ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन आजकल के बचवा लोगों को क्या हो गया, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं भैया, उन बच्चों को तो ये वाली टीबी नहीं होती है, उनको होती है ये वाली टीबी की बीमारी। और भैया इसका ना तो हमारे पास कोई इलाज है, ना तो हमारे पास कोई टीका है। तो हम बता रहे हैं, इसके लिए बीसीजी का टीका दिया गया है इस टीबी के लिए। तो अपने बच्चों को बचा कर रखिए टेलीविज़न से। ठीक है दोस्तों, हाँ बचा कर रखिए, और आप भी बच कर रहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में मानव त्वचा का रंग कौन प्रदान करता है। मैं देखता हूँ कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई श्यामला है। चलो मैं तो यहाँ पर श्यामला हूँ, लेकिन जो त्वचा का रंग है, मानव त्वचा का रंग, वो कौन प्रदान करता है, किसके द्वारा मानव त्वचा का रंग दिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेलानिन। मेलानिन मानव शरीर में पाई जाने वाली एक वस्तु है, जो मतलब जिसकी कारण क्या होता है कि मानव त्वचा का रंग पता चलता है कि, या ये डिपेंड करता है मेलानिन के ऊपर। मेलानिन मानव त्वचा का रंग प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, हम बात कर लें थोड़ी ऑप्शंस की। हीमोग्लोबिन क्या है, आरबीसी क्या है, विटामिन क्या है। सबसे पहले हम आरबीसी देखते हैं। तो दोस्तों आरबीसी का पूर्ण रूप, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, आरबीसी का पूर्ण रूप क्या है। उसका पूर्ण रूप है रेड ब्लड सेल्स। क्या है दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी का। अब ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर हीमोग्लोबिन इनके अंदर पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का मेन वर्क होता है कि ऑक्सीजन को फुल बॉडी ऑर्गन तक ले जाना, और वहाँ से जो एनर्जी उन्होंने बनाई है उसके द्वारा, उसके बाद जो CO2 रिलीज हुई, क्या हो दोस्तों, CO2 रिलीज, उस CO2 को फेफड़े तक वापस ले आना। ठीक है, ये होता है हीमोग्लोबिन का काम। यानी कि CO2 को
ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आना। ये हीमोग्लोबिन का काम हो गया। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के अंदर। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है दोस्तों, ये सेल्स, ये फुल प्लूरल के लिए एस लगा है, बस टेंशन मत लीजिएगा। चलिए अब क्या बात है, चलिए क्वेश्चन अब विटामिन देखते हैं। विटामिन का क्या काम है? विटामिन का तो बहुत काम है। विटामिन ग्रो, जो मतलब मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन कहलाती है। तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि ने आपको बढ़ने के लिए तो कह दिया कि आप बढ़ जाइए, आपको ऑर्डर दे दिया पूरे शरीर को, इस बंदे को आप लंबा कीजिए, लेकिन वो लंबा हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि विटामिन की कमी है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरीके का राजा है, और जब सैनिक नहीं होंगे यानी विटामिन नहीं होगा तो कैसे कुछ आगे बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो विटामिन जो है वो हमें अधिक देर काम करने के लिए, यानी कि मेनली एनर्जी प्रोवाइड कराती है, और ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है विटामिन। इसीलिए हमें विटामिन रहित वस्तुओं को खाना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। जो पुष्प होता है उसमें भी नर मादा दो होते हैं, उसका भी जनन होता है, उनमें भी आगे पीढ़ियां बढ़ती हैं। अगर जनन नहीं होता तो पुष्प नष्ट हो जाते। तो वो फर्टिलाइजेशन, जनन, जो जनन होता है, जनन के बाद जो पुंकेसर से, जो देखिए अब मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में बता देता हूँ कि जो स्त्री कैंसर है, मादा पुष्प, उसको स्त्री कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्त्री कैंसर कहते हैं। और जो पुरुष में होता है उसको पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। तो पुंकेसर से जो बीजाणु निकलते हैं, वो बीजाणु कहाँ जाते हैं? वो बीजाणु सीधे किसी न किसी तरीके से परागकण या उड़ के या किसी मतलब किसी भी तरीके से वो स्त्री कैंसर में पुष्प के स्त्री वाले भाग में चले जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि भ्रूण बनना शुरू हो जाता है। तो वो धीरे धीरे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। तो वो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? वो फर्टिलाइजेशन दोस्तों होता है अंडाशय में। कहाँ पर होता है? अंडाशय में। आया समझ में? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया है, अंडाशय। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? भैया क्या जल, पौधों को भी जल की जरूरत पड़ती है? अरे भैया तुमको पड़ती, पौधों को क्यों नहीं पड़ेगी? हाँ, पौधों को भी पड़ती है जल की जरूरत। तो कोई ऊतक होता है। ऊतक क्या होता है? ऊतक जो होते हैं, जो पौधे या किसी भी चीज़ को फुल बॉडी तक ट्रांसमिशन कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल को कौन सा ऊतक पानी पहुंचाता है? जल को मतलब पौधे को जल कौन सा ऊतक पहुंचाता है? तो वो दोस्तों जल, इसे ढूंढिए, इसमें कौन सा जल से लग रहा है? नर्वस, जाइलम, नाभिक, फ्लोएम। कौन सा लग रहा है आपको? हमें तो भैया ये लग रहा है कि ये जाइलम है। ठीक है दोस्तों, तो जो जाइलम नामक जो ऊतक होता है, कहाँ होता है? जाइलम। ये इंग्लिश में कहते हैं XYLEM। जाइलम नामक जो ऊतक है, ये पौधे के विभिन्न भागों तक क्या जल पहुंचाता है। और दो मेनली दो ऊतक होते हैं पौधों में, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? फ्लोएम। ये लिखा भी है, देखो फ्लोएम है लिखा ना, फ्लोएम। ये दो ऊतक पाए जाते हैं। तो दूसरे ऊतक फ्लोएम का क्या काम है? अब भाई जल की जरूरत पड़ेगी तो कहीं भोजन की भी ना जरूरत पड़ेगी। तो जो भोजन ले जाता है, यानी कि जो हम कार्बन, जो पौधे सनलाइट से जो एनर्जी बनाते हैं, तो वही जो एनर्जी होती है वो पूरे पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाई जाती है, सभी पार्ट तक पहुंचाई जाती है। वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। और जो जड़ से लिया गया जल होता है, वो बाकी तनों या बाकी सभी अंगों तक पहुंचाई जाती है, वो जल के द्वारा। आप याद कर सकते हैं, जाइलम से जल, क्या? जाइलम से जल, और फ्लोएम से फल। फल यानी कि जो पक्का खाना, यानी कि जो भोजन सा हो गया, वो हो गया फल। ठीक है दोस्तों, तो ये भोजन, फल और जाइलम जल, याद हो गया। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन ये है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं, करिए यार, मज़ा आएगा। अब हमारी आगे सीरीज आने वाली है, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल से, राजनीतिक विज्ञान यानी कि सभी से, और जीके जीएस की तो सीरीज आती ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अंतिम क्वेश्चन, अगर ऐसी अपडेट चाहिए आपको तो करते रहिए। अंतिम क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? अवायवीय श्वसन क्या होता है? अवायवीय श्वसन वो श्वसन होता है जब हम दौड़ मान लीजिए लगा रहे हैं, ये देखिए लड़का दौड़ लगा रहा है, जब मान लीजिए हम दौड़ लगा रहे हैं तो मुंह बंद कर लेते हैं
और हमको हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तेज़ दौड़ेंगे तो हाई एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी? हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाई एनर्जी लेने के लिए क्या, ग्लूकोज होना चाहिए। ग्लूकोज दोस्तों तब ही जाकर बनेगा, मतलब एनर्जी आएगी, जब उसको रिएक्शन के लिए उसके पास एयर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन, O2 होनी चाहिए। और आप मुंह बंद किए हैं, नाक से हल्की हल्की सांस ले रहे हैं, आपको बहुत तेज़ ज़रूरत है, तो वहाँ पर हमको अवायवीय श्वसन करना, हमारी बॉडी जो होती है अवायवीय श्वसन कर लेती है, यानी कि श्वसन एनर्जी सीक्रेट करती है। तो इसीलिए देखा होगा जब हम दौड़ लगाते हैं ना, पहले पहले दिन जाते हैं एकदम लपक के दौड़ मार दी 1600 मीटर, तो लेकिन हुआ क्या कि पैर जम के, मम्मी मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, अगले दिन मैं ना जाऊं दौड़ लगाने। तो वो लैक्टिक अम्ल जो होता है, क्यों ना दौड़ लगाने जाओ, क्यों पैर दर्द करने लगते हैं? लैक्टिक एसिड के द्वारा। कौन से दोस्तों? जो लैक्टिक एसिड होता है उसके कारण वो जम जाता है पैरों में, और जिस कारण क्या होता है कि हमारे पैर दर्द होने लगते हैं, क्योंकि वो अवायवीय श्वसन के जो रिएक्शन होती है उसके बाद ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, इसलिए हमारा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड सही हुआ है। तो दोस्त मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।